हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेस की एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा कि एग्जामिनर इस चैप्टर में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, किसी भी कॉर्नर से पूछे, डेफिनेशन फॉर्म में पूछे या एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पूछे या आपसे पूछे कि वो डायग्राम में क्या था या रिएक्शंस क्या थी या डिफरेंशिएट करके बताइए, मतलब किसी भी कॉर्नर से पूछे वो आप सॉल्व कर सके। एमसीक्यू सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस को करके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वन वन लाइन के पीछे आपको एक स्टोरी समझनी पड़ती है और वो आप एमसीक्यू को सॉल्व करते समय याद भी करेंगे। नहीं आएगा तो आपको पता चलेगा किस जगह पे मुझे और मेहनत करने की जरूरत है और उसको दोबारा से रिकॉल भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। जो न्यूट्रिशन का दो मोड हमने पढ़ा था, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसको किन किन चीजों की जरूरत होती है? CO2 एंड H2O। CO2 की जरूरत और H2O की जरूरत होती है, या क्लोरोफिल। सेकंड ऑप्शन इज क्लोरोफिल, थर्ड ऑप्शन इज सनलाइट एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस, या सबकी जरूरत होती है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑल ऑफ दिस याद करिए कि जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम इन सभी चीजों का यूज करके ही, प्लांट इन सभी चीजों का यूज करके ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकता है। उसे CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल उसकी लीव में ऑलरेडी होती है, सनलाइट को वो कैप्चर करता है, मतलब सबकी जरूरत हो गई इस प्रोसेस में। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन सभी की जरूरत होती है। तो हम 98 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, भूलना नहीं। और आप ऑनेस्टली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ऑनेस्ट रहेंगे तभी कोई फायदा है, वरना बेकार है। क्योंकि अगर आपको ऑनेस्टली मार्क्स को एनालाइज करना है, किस पॉइंट पर आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ आपको और पढ़ना है, ये जानना है, तो आपको ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आंसर बताने होंगे कि हाँ, किस क्वेश्चन में से आपके कौन से कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन राइट हुए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2, H2O एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। मतलब पायरुवेट का जब ब्रेकडाउन हमने पढ़ा था तो उसमें किसमें ऐसा हुआ था कि पायरुवेट ब्रेकडाउन हो रहा है और बन रहा है CO2, H2O और एनर्जी? ऐसा किसमें हमने देखा था? क्या साइटोप्लाज्म में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में, और या न्यूक्लियस में? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। याद करिए, हमने पायरुवेट को क्यों पढ़ा था? हमने इसलिए पढ़ा था पायरुवेट के रिएक्शंस को क्योंकि हमें एग्जाम्पल समझना था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला केस जब हमने समझा कि उसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है CO2 में, H2O में और एनर्जी में, तो ये किसका एग्जाम्पल था? ये था एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन होती है। एरोबिक और एनारोबिक दो हमने रेस्पिरेशन के मोड पढ़े थे। तो एरोबिक में क्या था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें क्या क्या बनता है पायरुवेट कन्वर्ट होके? CO2, H2O एंड एनर्जी। तो राइट आंसर क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन का एक जो रास्ता होता है वो किन रास्तों से होकर गुजरती है, उसका करेक्ट पाथ इसमें से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज किडनी, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा और देन यूरेथ्रा। क्या ऐसे जाती है वो? क्या ये उसका पाथ होता है यूरिन का? या सेकंड ऑप्शन इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, फिर किडनी, देन यूरेथ्रा। And third option is kidney, ureter, urethra, urinary bladder. Fourth option is kidney, ureter, urinary bladder and urethra. अब आपको बताना है कि इन चारों में से यूरिन का ह्यूमन बॉडी में क्या रास्ता होता है, क्या पाथ होता है, वो किस सीक्वेंस से होकर गुजरती है।
तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर इज 4, यानी कि सबसे पहले किडनी में होती है यूरिन। हमने ये जब डाइजेशन न्यूट्रिशन के टॉपिक को समझा था, तो न्यूट्रिशन में हमने ह्यूमन का डाइजेशन पूरा देखा। उसमें आपने देखा कि सबसे पहले किडनी में, फिर उसके बाद यूरेटर में, देन यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा यानी एनएस से होते हुए यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाती है। ऐसा ही पढ़ा था। तो सही सीक्वेंस है कि पहले किडनी में होता है यूरिन, फिर ट्रांसफर होता है यूरेटर में, फिर पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर फाइनली वो यूरेथ्रा तक पहुंचकर बाहर की ओर एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था, तो प्लांट में जो जाइलम होता है ना, वो क्या जिम्मेदारी निभाता है, उसका क्या रोल है उसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O, क्या वो H2O को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्या वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, क्या वो एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम प्लांट में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O, मतलब पानी को नीचे से सॉइल में से लेकर वो पूरे प्लांट तक ऊपर पहुंचाने का काम करता है जाइलम। पढ़ा था ना हमने कि वाटर एंड मिनरल को जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट की बॉडी तक। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन, रेस्पिरेशन के दौरान जो गैस है वो टेक प्लेस होती है किसमें, ट्रैकिया एंड लाइडेक्स में, या एलोविलाई ऑफ लंग्स में, या एल्वियोलाई एंड थ्रॉट में, या थ्रॉट एंड लाइनेक्स में। तो आप राइट आंसर बताएंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है। राइट आंसर इज एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझा था। रेस्पिरेशन जब ह्यूमन में होता है तो एल्वियोलाई में ही जाकर होता है, तो ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइपेस एक्ट ऑन, लाइपेस एक्शन करता है किसके ऊपर, अमीनो एसिड के ऊपर, या फैट के ऊपर, या कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, या ऑल ऑफ दिस, सबके ऊपर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फैट के ऊपर वो एक्ट करता है। हमने ये भी अच्छे से समझा था कि लाइपेज फैट को कन्वर्ट कर देता है ना, तो फैट के ऊपर वो एक्ट करता है, याद रखिए आप। और हमेशा ना आंसर फर्स्ट या सेकंड नहीं होता, इस बात पर भी नहीं जाना कि फर्स्ट या सेकंड होगा। हम ऐसा सोचते हैं कि पहला होगा या दूसरा होगा, यही ज्यादातर होता है। नहीं, आंसर फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, अगर आपने चैप्टर को ढंग से समझा है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस जूस इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, पेनक्रियास में से कौन सा जूस सिक्रीट होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेस, बाइल जूस, या बोथ 1 and 2। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बोथ 1 and 2, पेनक्रियास में से जूस सिक्रीट होते हैं, ट्रिप्सिन भी सिक्रीट होता है, लाइपेस भी सिक्रीट होता है, इसीलिए हमने कहा बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे अगर आप 1 और 2 ऐसे ऑप्शन पे टिक कर देते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता, लेकिन फोर्थ भी हो सकता है। ये माइंड में रखना है कि आंसर कुछ भी हो सकता है ये 4 ऑप्शन में से, ऐसा नहीं है पहला दूसरा ही होता है हमेशा, फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन के पीछे रीजन क्या है, आंसर क्या हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ही समझ में आएगा।
और इस चैप्टर की सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जो ऑलरेडी चैनल पे डली है, आप उनको देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस को सिक्रीट करता है कौन? स्टमक सिक्रीट करता है क्या बाइल जूस? पैनक्रियास सिक्रीट करता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, और या लीवर सिक्रीट करता है? कौन सिक्रीट करता है बाइल जूस को? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लीवर। बाइल जूस को कौन सिक्रीट करता है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा आर कॉल्ड। मतलब आपने देखा है अमीबा का स्ट्रक्चर, उसमें फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है, उसे हम कहते क्या है? जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है उसका क्या नाम है? ऑप्शन 1 इज सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसे, क्या सेल वॉल कहते हैं उसे, या सीडोपोडिया कहते हैं उसे, या सीलिया कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सीडोपोडिया। राइट आंसर इज सीडोपोडिया। आपने अमीबा का स्ट्रक्चर कई बार बनाया है, और जब अमीबा को ड्रॉ किया है तो उसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, उनमें हम लेबल करते हैं कि ये सीडोपोडिया है। ओके, तो याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज ए फंक्शन परफॉर्म बाय। देखिए ये किस में होता है? प्लांट में होता है ना, लीफ में होता है। तो ये फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है? स्टोमेटा, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, या गार्ड सेल? कौन परफॉर्म करता है? ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सोचिए। का टाइम स्टार्ट होता है अब। गार्ड सेल। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर्स ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के पोर्स को, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन है? स्टोमेटा है। और स्टोमेटा के में जो पोर्स होते हैं लीफ में, इन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। अब उन पोर्स को क्लोज करने का काम या उनको ओपन करने का काम करता कौन है? इस चीज को कंट्रोल कौन करता रहता है? इसका फंक्शन परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल्स की वजह से ना वो कभी श्रिंक हो जाता है तो कभी स्वेल हो जाता है। तो राइट आंसर इज गार्ड सेल। ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में, ताकि आप बोर भी ना हो और आपकी एक परफेक्ट रिवीजन हो जाए एग्जाम की, हम एमसीक्यू को हर कॉर्नर से सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद एग्जामिनर कहीं से भी पूछे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आपको क्या जानना है, कि आपको पढ़ना कम पड़े और मार्क्स ज्यादा है। स्मार्ट लर्निंग कैसे की जा सकती है जिसमें आपको पढ़ना कम पड़े और मार्क्स ज्यादा आए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि हाँ इस पर वीडियो बननी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव